हेलो हेलो बच्चों, हेलो हेलो हेलो। वेलकम टू डाउट नट। डाउट नट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का बेटा एक बार फिर से एक नए चैप्टर में जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बेटा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हेलो जी, हेलो, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। हेलो सिद्रा, हेलो आयुष, आ जाओ जी, आ जाओ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्लियर है? आ जाइए। हाँ जी, आ जाइए जी, आ जाइए। हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग बेटा। हेलो विवेक, करण, हेलो, गुड इवनिंग बेटा। राम राम जी, राम राम। आ जाओ। हेलो वेदनाथ जी, आ जाइए। गुड इवनिंग, नमस्ते नमस्ते। कैसे हो आप सब? हेलो सृष्टि। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी बेटा, ये सारी की सारी बढ़ती जाती है बाएं से दाएं चलने पे। आयनन ऊर्जा भी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन बंधुता भी बढ़ती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती जाती है। हेलो 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 सर, मेरे से क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, पूरी क्लास भी ले ली, तो बेटा इसका मतलब है आपने ढंग से नोट्स नहीं बनाया, रिवीजन नहीं किया है। रिवीजन करो, अच्छे से लिख लिख के चीजों को याद करो, कैसे नहीं बनेंगे। ठीक है, ऐसा तो है ही नहीं कि आप अगर लिख लिख करके चीजों को ढंग से समझ नहीं रहे हो तो भी क्वेश्चन ना बने। ठीक है, हाँ जी, क्लियर है। मैं एकदम बढ़िया हूं, एकदम स्वस्थ हूं। हाइपर कॉन्जुगेशन दीपक ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे। हाँ जी, हेलो दिव्यांशी जी। घनत्व, घनत्व का क्या करेंगे उसमें? घनत्व वहां पे थोड़ी ना काम आएगा बेटा, घनत्व देखेंगे अभी आगे देखेंगे, एस ब्लॉक में काम आएगा घनत्व। ठीक है, हेलो हेलो, मैं एकदम बढ़िया हूं। आयुष, एस ब्लॉक में काम आएगा घनत्व। हेलो हेलो हेलो, मैं एकदम बढ़िया हूं। हेलो हेलो डॉक्टर द नागेश, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। इनऑर्गेनिक क्या है? अकार्बनिक पदार्थों का अध्ययन, अकार्बनिक पदार्थों का अध्ययन करना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। ये चैप्टर कितना दिन का है? ये बेटा एकदम बहुत बढ़िया गजब का चैप्टर है। हाँ जी, अब बस आगे मेरा नाम ले लो, मेरा नाम ले लो, मेरा नाम ले लो। कभी मैंने मेरा नाम लिया है क्या? इतना जितना तुम अपना नाम पूछते हो मुझसे। हाँ जी, अब जरा देखो ध्यान से, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अगर हम बात करें यहां पर रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान के अंदर बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, अभी तक हमने जितने भी चैप्टर पढ़े, चाहे मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा हो, चाहे विलियन वाला पढ़ा हो, चाहे परमाणु की संरचना पढ़ा हो, या तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण पढ़ा हो, उन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। ठीक है, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चैप्टर यकीन मानो कम से कम आपके चलेगा लगभग 15 से 16 लेक्चर। जी हाँ, 15 से 16 लेक्चर लगेंगे इस चैप्टर को। ठीक है, 15 से 16 लेक्चर लगेंगे इस चैप्टर को। अच्छे से हमें करना है, बढ़िया से क्लियर करना है, तो आपको अच्छे से पूरी इज्जत देनी है इसको। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये केमिकल बॉन्डिंग। हर साल नीट में कम से कम एटलीस्ट 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से। 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री में नीट के अंदर इस एग्जाम, इस चैप्टर से, सिंगल चैप्टर से। अगर तुमने केमिकल बॉन्डिंग क्लियर कर लिया तो तुम्हारा पी ब्लॉक खत्म हो जाएगा, एस ब्लॉक बहुत अच्छी तरीके से तुम बहुत सारी चीजें समझने लगोगे, डी ब्लॉक तुम्हें समझ में आएगा। ठीक है, इनऑर्गेनिक की बहुत छोटी छोटी चीजें तुम्हें यहाँ पे बढ़िया से क्लियर होगी, संरचनाएं बनाना तुम यहाँ पे सीखोगे, तो अच्छे से समझना। ओके, और समझना अच्छे से। ठीक है, अच्छे से सारी चीजों को क्लियर करना। अब सर इस चैप्टर में आप क्या पढ़ाओगे? सर आप पहले डरा रहे हो। देखो, डरा नहीं रहा हूं मैं, इस चैप्टर की खासियत बता रहा हूं। अगर आपने ये एक चैप्टर कर लिया तो यकीन मानो तुम्हें इनऑर्गेनिक से डर नहीं लगेगा। तुम्हें इनऑर्गेनिक में संरचनाएं बनाना सिखाएगा ये चैप्टर, तुम्हें अणुओं की संरचनाओं के बारे में ज्ञान देगा ये चैप्टर, संकर्ण निकालना, अतिव्यापन निकालना, सब सिखाएगा, बिल्कुल एकदम रवा कर देगा। तो अब इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है भाई? इतने सारे पॉइंट है जो हमें इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने हैं। इतने सारे पॉइंट है जो हमें इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने हैं। 1 बाय 1 हम हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे।
वन बाय वन। जैसे कि सबसे पहले तो बेसिक इंट्रोडक्शन, परिचय क्या है। परिचय में बंध क्या होता है, बंध कितने प्रकार के होते हैं, बंध का निर्माण क्यों होता है, रासायनिक बंधन से संबंधित सिद्धांत जैसे कि लुईस कोसेल का सिद्धांत, अष्टक के नियम के अपवाद, संयोजकता क्या होता है, सहसंयोजक बंध क्या होता है, सहसंयोजक यौगिकों के गुणधर्म क्या होते हैं, सहसंयोजक यौगिक पहले पढ़ेंगे, फिर सहसंयोजक यौगिकों से संबंधित सिद्धांत जैसे कि संयोजकता बंध सिद्धांत वीबीटी, इसमें पढ़ोगे तुम अतिव्यापन, संकरण, फिर संयोजकता बंध प्रतिकर्षण सिद्धांत, वेस्पर थ्योरी, वो नीचे दब गया, ठीक है, वेस्पर थ्योरी। फिर बंध पैरामीटर, बंध पैरामीटर जैसे कि बंध लंबाई क्या होता है, बंध कोण क्या होता है, बंध सामर्थ्य क्या होती है, बंध ऊर्जा ये क्या होती है, इनके बारे में पढ़ेंगे। द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है ये पढ़ेंगे। फिर अणुकक्षक सिद्धांत क्या होता है ये पढ़ोगे। उपसहसंयोजक बंध, ठीक है सही है, ये पढ़ेंगे। अनुनाद रेजोनेंस क्या होता है ये पढ़ोगे। फिर धात्विक बंध, दुर्बल बंध, हाइड्रोजन बंध ये देखेंगे। फिर आयनिक बंध, आयनिक बंध फिर इंपॉर्टेंट, चैप्टर में दो इंपॉर्टेंट चीजें, एक सहसंयोजक बंध, दूसरा आयनिक बंध। सहसंयोजक बंध और आयनिक बंध, और एक हाइड्रोजन बंध, तीन तरह के बंध, सहसंयोजक, आयनिक, हाइड्रोजन, ये तीन बंध पढ़ लेना। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म, फजान का नियम, तापीय स्थायित्व का नियम, एस ब्लॉक, यहां से तुम्हारा सोल्व होएगा। आयनिक यौगिकों की विलेयता, आयनिक यौगिकों की विलेयता के लिए हम पढ़ेंगे यहां पर क्या, जालक ऊर्जा, जल योजन ऊर्जा, उनको पढ़ेंगे। फिर यहां पर आयनिक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक, ये लास्ट टॉपिक है। ओके, तो यह चैप्टर बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। इस एक चैप्टर में आप बहुत सारी चीजें समझने वाले हो, सीखने वाले हो बेटा, तो आप एक बहुत ही शानदार रोमांच भरे सफर की ओर निकलने वाले हो। इसमें कुछ भी रटने का नहीं है, सब कुछ समझने का है। कुछ भी रटने का नहीं है, सब कुछ समझने का है। तो जो बढ़िया से 2 बादाम खा के क्लास में आएगा वो उसके लिए फायदा है, जो रटेगा उसका फायदा नहीं है, ठीक है। मतलब इस चैप्टर में आप समझना, रटना मत, ठीक है। अच्छे से पढ़ोगे तो क्लियर होगा। ओके, हाँ। अब आज के लेक्चर में हम कितनी चीजें कवर करने की कोशिश करेंगे, लिखा तो मैंने इतना सारा, लेकिन हो सकता है जितना होगा उतना हम कवर करेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा मैं आज थोड़ा जल्दी छोड़ूंगा बेटा, लगभग अपन 8:30 या 8:45 के लगभग अपन इस क्लास को छोड़ेंगे, ठीक है। ओके, क्योंकि बाहर बारिश आ रखी है तो उस वजह से शायद थोड़ा डिले हो जाएगा मामला, तो फिर आना जाना, ट्रैफिक वगैरह मिलना मुश्किल हो जाएगा इस वजह से। हाँ जी, तो जरा देखो ध्यान से, आज हम क्या करेंगे बेटा, परिचय, ये चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। तो हेडिंग डाल लो सबसे पहले, बेसिक इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रोडक्शन। हाँ जी, परिचय के बारे में बात करें, बहुत ही सिंपल है। इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ेंगे भैया, इंट्रोडक्शन बहुत ही शानदार चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही प्यारा चैप्टर है। हाँ जी, धन्यवाद। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, परिचय के बारे में अगर हम बात करें तो यार ये चैप्टर आपको वो सारी जानकारियां देगा जो आप चाहते हैं केमिस्ट्री से। हमने केमिस्ट्री में ये देखा, मोल वो समझ लिया, फिर हमने एक कदम आगे बढ़े, हम पहले पदार्थ की मात्रा को समझने लगे। अच्छा, फिर हमने परमाणु की संरचना को देखा। अच्छा, परमाणु में इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। अच्छा, परमाणु हमने समझ लिया, क्वांटम संख्याएं समझ ली। फिर हम एक कदम आगे आए, हमने परमाणु तत्वों को समझा। अच्छा, ये तत्व होते हैं आवर्त सारणी में। अब वो तत्व कैसे कैसे बंध बनाते हैं ये चैप्टर सिखाएगा कि यार एक कदम और आगे, अब परमाणु बंध क्यों बनाते हैं, ये बंध क्या है, बंध कितने प्रकार का होता है, बंध की प्रकृति क्या होती है, बंध को कौन कौन से सिद्धांत जो एक्सप्लेन करते हैं, बंध से यौगिक क्यों स्थायी हो जाता है, और फिर उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, बंध बनने से फिर अणु की संरचना कैसे बनती है, संरचना को कैसे देखें, उसमें बंध कोण कितना आएगा, किस यौगिक के अंदर बंध लंबाइयां समान हो जाती, जो भी कुछ सब XYZ हमारे दिमाग की जो चीजें है ना, सब ये चीजें क्लियर करेगा ये चैप्टर। तो बेसिक इंट्रोडक्शन में हमें ज्यादा कुछ नहीं देखना, यहां पर बेसिक इंट्रोडक्शन में हम यही देखेंगे बॉन्ड क्या है, बॉन्ड क्या है। तो सबसे पहले हम यही बात करेंगे कि बंध क्या है, व्हाट इज बॉन्ड, व्हाट इज बॉन्ड। तो जरा देखो ध्यान से, व्हाट इज बॉन्ड। तो सिंपल सी बात है, बंध क्या है, it is the force of attraction between atoms of a chemical species
किसी भी रासायनिक यौगिक में उपस्थित परमाणुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण बल ही बंध कहलाता है। ये कोई दो परमाणुओं के बीच में डंडा नहीं है। जैसे कि आपका और मेरे बीच में एक बॉन्डिंग है जिसके जरिए आप यहां पे जुड़े हुए हो। कहीं ना कहीं आपका मेरे प्रति लगाव, सब्जेक्ट के प्रति लगाव मेरे प्रति नहीं है तो कम से कम सब्जेक्ट के प्रति तो है कि ये नीट में आएगा, ये तो पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे ये सर पढ़ाए या कोई दूसरे सर पढ़ाए। कहीं ना कहीं एक लगाव है, जिस लगाव के जरिए आप यहां पे जुड़े हुए हैं। आपका कोई ना कोई उद्देश्य है कि यार अगर मैं पढ़ूंगा तो फिर मेरे को वो मिलेगा, नीट क्रैक होगा। तो कहीं ना कहीं बॉन्डिंग, आपका आपके माता पिता के साथ बॉन्डिंग, आपका अपने दोस्तों के साथ बॉन्डिंग, तो ये एक बंदी तो है। इनके बीच में कोई डंडा थोड़ी ना है। आप और आपके घर वालों के बीच में कोई डंडा थोड़ी जिससे जुड़े हुए हो आप, है ऐसा नहीं। ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो उसी तरीके से यहां पर परमाणुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण बल ही बंध कहलाता है। क्या है कि सिंपल सी बात बोलूं तो परमाणुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण बल, परमाणुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण बल, लगने वाला आकर्षण बल ही बंध कहलाता है, बंध कहलाता है, बंध कहलाता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई बेटा? ठीक है, परमाणुओं के बीच में लगने वाला बल ही क्या कहलाता है? बंध कहलाता है। हाँ जी, ये चैप्टर फिजिकल का है क्या? नहीं, इनऑर्गेनिक का है गधे, इनऑर्गेनिक का। हाँ, दो एटम्स के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर हो गया? ओके, ये बंध कहलाता है। अब अगला सवाल, बंध की प्रकृति क्या होती है ना? बंध की प्रकृति क्या होती है? नेचर ऑफ बॉन्ड। बंध की प्रकृति क्या है? बंध की प्रकृति मतलब नेचर ऑफ बॉन्ड। बंध कैसा होता है? नेचर ऑफ बॉन्ड। बंध दो प्रकार का होता है, प्रबल और दुर्बल। भाई प्रकृति का मतलब एक तो मजबूत और एक दुर्बल। दुर्बल भी होता है, प्रबल भी होता है। नेचर ऑफ बॉन्ड, इसके अंदर देखेंगे बंध दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और दूसरे होते हैं आपके वीक बॉन्ड। वीक बॉन्ड। अब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसको बोलते हैं? जिसको तोड़ने के लिए मुझे ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ती हो, और दुर्बल जिसको तोड़ने के लिए बहुत कम ऊर्जा देनी पड़ती है। यस और नो? भाई प्रबल और दुर्बल हम कैसे देखेंगे? प्रबल और दुर्बल का क्या मेजरमेंट है? यार ये चीज बहुत मजबूत है। क्यों? क्योंकि इसको तोड़ने के लिए मुझे ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ रही है। और एक कोई चीज ऐसे ही टूट जाती, अरे ये तो दुर्बल कमजोर आदमी है तो। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जिसके बंद ऊर्जा, जिसकी बंद ऊर्जा, ऐसा बंद जिसकी बंद ऊर्जा लगभग 200 किलो जूल पर मोल के हिसाब से हो। लगभग जिसकी बंद ऊर्जा 200 किलो जूल पर मोल से ज्यादा हो, वो आता है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की कैटेगरी में। और दुर्बल बंध जिसकी बंद ऊर्जा बेटा कम हो, बंद ऊर्जा लगभग मैक्स टू मैक्स ज्यादा से ज्यादा 42, ज्यादा से ज्यादा 42, जिसकी बंद ऊर्जा 42 या 42 किलो जूल से कम हो। ये बहुत ही दुर्बल होता है। ठीक है, ये दुर्बल। सिंगल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, डबल बॉन्ड वीक होता है। अच्छा, एक लकड़ी तोड़ना ज्यादा आसान होता है या दो लकड़ियां? वाह दीप्ति, वाह गजब। मुझसे तो नहीं पढ़े थे ना बेटा आप? हाँ जी, क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? हाँ जी, ये ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बंध की प्रकृति क्या है ये हमने समझ लिया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, मतलब प्रबल और दुर्बल। अब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी अलग अलग टाइप के होते हैं, हाँ है ना? अब आगे बंध कितने प्रकार के होते हैं? फिजिकल का नहीं है, इनऑर्गेनिक का है बेटा, इनऑर्गेनिक का है। बंध कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ बॉन्ड। टाइप्स ऑफ बॉन्ड कि बंध कितने प्रकार के होते हैं? बेटा हर एक चैप्टर में बताया मैंने ऐसा। अनुराग बर्मन
और ये बार बार एक जैसे कमेंट मत किया कर, एक बार कर दिया कर, 2 बार कर दिया कर, धड़ 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 कॉपी पेस्ट मत किया कर। हाँ जी, टाइप्स ऑफ बॉन्ड। बंद, अभी मैंने देखा कि यार बंद जनरली 2 टाइप के हैं। कौन कौन से? एक तो थे हमारे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इंग्लिश में लिख दूं बेटा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, इतना तो अंग्रेजी हम जानते ही। दूसरा होता है हमारे पास वीक बॉन्ड, वीक बॉन्ड, दुर्बल बंध। अब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, प्रबल बॉन्ड को भी फिर वापस से हम कैटेगराइज कर सकते हैं। प्रबल बंध भी फिर वापस से अगर हम देखें तो प्रबल बंध भी फिर आगे जाकर के विभाजित होंगे। सबसे पहले आएगा आयनिक बंध, आयनिक बंध, सबसे पहला आयनिक बंध, आयनिक या वैद्युत संयोजी बंध, वैद्युत संयोजी बंध, ये एक प्रकार का बंध। आयोनिक बॉन्ड। सेकंड सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध। कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। अरे लेस देन 42, लेस देन बेटा, लेस देन, इस इतने से भी कम। ये दूसरा सहसंयोजक बंध। तीसरा धात्विक बंध, धात्विक बंध, मेटालिक बॉन्ड। और लास्ट में होगा आपके पास उपसहसंयोजक बंध, उपसहसंयोजक बंध। ये कैसे बंध होते हैं? थोड़े प्रबल बंध होते हैं, प्रबल बंध होते हैं ये उपसहसंयोजक बंध। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, आयनिक सहसंयोजक, धात्विक उपसहसंयोजक, या आयनिक सहसंयोजक, उपसहसंयोजक और धात्विक, ये 4 तरह के बंध होते हैं जो कि जनरली प्रबल बंध माने जाते हैं। आपस में तुलना नहीं कर रहा हूं मैं, जनरली इनको बोलते हैं प्रबल। और दुर्बल, दुर्बल में आते हैं अपने 2 तरह के बंध। एक होता है हमारे पास हाइड्रोजन बंध, और एक आता है वांडरवाल आकर्षण बल, वांडरवाल आकर्षण बल। ये दुर्बल प्रकार के आकर्षण बल भी बंध का निर्माण करते हैं, वांडरवाल आकर्षण बल, ये अलग प्रकार के। हाँ जी, तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के लिए बेटा बॉन्ड एनर्जी कितनी है? इनके लिए बॉन्ड एनर्जी लगभग 200 किलो जूल पर मोल होती है। और इनके लिए बॉन्ड एनर्जी कितनी होती है? लेस देन और इक्वल 42 किलो जूल पर मोल। इतने 42 से भी कम किलो जूल ऊर्जा रखते हैं ये, तो इनका बंध आराम से टूट जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड दुर्बल होता है साक्षी, हा, हाइड्रोजन बंध दुर्बल होता है। और इसकी बंध ऊर्जा बीई का मतलब है बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी, बंध ऊर्जा, ठीक है, बंध ऊर्जा, बंध ऊर्जा, ठीक है। हाइड्रोजन एक दुर्बल प्रकार का बंध है, लेकिन दुर्बल में भी प्रबल। इसकी बंध ऊर्जा होती है बेटा लगभग 8 से 42 किलो जूल पर मोल के बीच में, 8 से 42 के बीच में। ये आकर्षण बली है बेटा, ये एक प्रकार का बल होता है जिससे भी एक बंध बनता है, अलग अलग बंध बनते हैं। और ये इनकी बॉन्ड एनर्जी बहुत ही कम, इसकी बंध ऊर्जा 2 से 8 किलो जूल पर मोल के बीच में होती है, बहुत ही कम। ये सबसे दुर्बल कैटेगरी में आ जाए। बॉन्ड क्या होता है अभी तो बताया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेट आते हो क्या? समझ में आया बेटा? ये नोट डाउन कर लो। तो भैया बंध क्या है? बंध क्या है? इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स ऑफ अ केमिकल स्पीशीज। ये है बंध। या फिर इसको दूसरी तरीके से बोला जाता है, इफ द रिलीज्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी इज ग्रेटर देन 42 किलो जूल पर मोल, देन दिस अट्रैक्शन कंसिडर्ड एज अ केमिकल बॉन्ड।
इनके लिए बात करते हैं, ये दुर्बल बंद माने जाते हैं। ठीक है, नोटेड। अरे आसमा खातून, अभी कुछ है ही नहीं समझने का। अभी मैंने ये बोला कि ये प्रबल है, ये दुर्बल है। प्रबल वाले आयनिक, सहसंयोजक, उप सहसंयोजक, धात्विक। दुर्बल वाले में हाइड्रोजन बंध और वान डेर वाल आकर्षण बल। इस बल के अंदर अलग अलग तरह के बंध होते हैं जो हम पढ़ेंगे। अरे परमोल लगा दे भैया, मेरे को पता था कोई तो बोलेगा। किलोजूल, 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 केजे। ठीक है, हाँ जी, हो गया, ये हो गया। अब आगे क्वेश्चन कराओ, ये सब तो आता है। अबे पहले लेक्चर में क्वेश्चन करा दूं, कैसा होशियार आदमी तो फिर घर पे जाना मत पढ़, मैंने थोड़ी बुलाया तेरे को यहाँ पे। हाँ जी, पहले थ्योरी तो करवाऊंगा ना, कुछ तो थ्योरी करवाऊंगा मैं, ताकि मैं कुछ बता सकूं तुम्हें। अब आगे, हाँ, अब आगे तो हमने ये देख लिया कि भैया बंध क्या होता है, बंध की प्रकृति क्या होती है, बंध कितने प्रकार के होते हैं। अब हमारे मन में अगला सवाल आता है, व्हाई दी बॉन्ड्स आर फॉर्म। बंध बनते क्यों हैं, बंध का निर्माण क्यों होता है, व्हाई दी बॉन्ड्स आर फॉर्म। बंध क्यों बनते हैं, बंध का निर्माण क्यों होता है, तो उसके पीछे दो कारण है। कारण एक, अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए, सबको पता है, निकटतम अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए, 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 विन्यास प्राप्त करने के लिए, सबको पता है ना कि परमाणु बंध क्यों बनाता है, बोलते ना हम, अष्टक पूरा करने के लिए। निकटतम अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए, यही है अष्टक नियम। अष्टक नियम बोलते हैं ना, अष्टक नियम का पालन करता है सर, इसलिए। ठीक है, अभी बताऊंगा ये भी। और दूसरा, ठीक है, तो फर्स्ट तो हो गया बेटा, टू एक्वायर नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, निकटतम अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए। दूसरा पॉइंट, टू एक्वायर लोअर एनर्जी लेवल, अपनी ऊर्जा कम करने के लिए, अपनी ऊर्जा कम करने के लिए, कम करने के लिए। ये दो फैक्टर है, इस वजह से कोई भी परमाणु बंध बनाता है। अच्छा, ऊर्जा कम करने के लिए देखो ध्यान से, एक चीज ध्यान में रखना, ऊर्जा और स्थायित्व सदैव एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसे 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 समझ में नहीं आया? जरा देखो ध्यान से रसगुल्लो, किसी की ऊर्जा बहुत ज्यादा है तो उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम है, अर्थात स्थायित्व उतना ही कम होता है। जैसे कि मान लो आप सैमसंग का नया फोन खरीद के लाए, है ना, फोन लेके आए आप सैमसंग का, सस्ता वाला, महंगा वाला तो फिर भी ठीक आता है, सस्ता वाला किसी के लिए मैं कोई ये नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, आपके पास है तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, आपके ऊपर पर्सनली मेरा कोई कटाक्ष नहीं है, ठीक है, बस एक इसका किसी भी वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। मान लो आपने कोई फोन लिया, सैमसंग के फोन फूट जाते ना जनरली, इसलिए मैंने उदाहरण लिया। मान लो नोकिया का फोन है यार, नोकिया तो किसी के पास भी नहीं होगा, नोकिया का फोन लेके आया आपने, बढ़िया से चार्ज लगा के छोड़ दिया आपने, 1 दिन 2 दिन 3 दिन चार्ज लगा के छोड़ दिया, अब क्या होगा, उसकी बैटरी भूल जाएगी, किसी भी समय पे ब्लास्ट हो सकता है, उसमें ऊर्जा इतनी ज्यादा आ चुकी है, इतना ज्यादा आ चुकी है, कभी भी समय पे ब्लास्ट हो सकता है, अर्थात उसकी ऊर्जा इतनी ज्यादा बढ़ गई, अब उसकी स्टेबिलिटी घट गई। या फिर मैं आपको बोलूं यार ये पास में ना एक नई बिल्डिंग बनी, चलते हैं उस पर, चलते हैं 50 मंजिला, चल यार चल, लिफ्ट भी लगी है, अभी तो काम ही चल रहा है, अभी तो घूम के आ सकते हैं, बाद में तो फिर भी गार्ड वार्ड रहेंगे, नहीं जाने देंगे, अभी चलते हैं। तो अभी अपन चले बढ़िया आराम से 50 माले ऊपर छत पे जाके, बहुत तेज हवा चल रही भाई, मैंने बोला नीचे जाके देखे, नीचे झुक के देखे ऐसे, नहीं डर लगता है, अरे मैंने के हाथ पकड़ के चलते ऐसे देखो, अरे बाप रे इंसान इतना सा दिख रहा है, खड़ा होके देख सकते हैं अपन उस पर, नहीं
क्यों? डर लगता है, इतना ऊपर जा चुके हैं, इतनी हाइट पे जा चुके हैं, हमारी ऊर्जा इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, भैया किसी भी समय पे कुछ हो सकता है। तो ऊर्जा बढ़ गई, ऊर्जा बढ़ गई तो स्टेबिलिटी घट गई। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? तो ऊर्जा या स्थायित्व, ये समझ में आ गया। एक लिमिटेड अमाउंट जरूरी है बस। जैसे कि मान लो कोई इंसान है भाई, डेली जीवन के लिए कुछ तो खाना पीना चलेगा ना, कुछ तो उसको मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए ना। मान लो किसी इंसान को खाना ही मत दो, परमानेंट स्टेबल हो जाएगा। उसको बार बार ऊर्जा लेने की, जब उसकी ऊर्जा शून्य हो गई ना, शून्य, स्थायित्व बहुत ज्यादा, परम आनंद, आनंद ही आनंद। ठीक है, तो ऊर्जा और स्थायित्व एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ये बात दिमाग में बिठा लेना। जिसकी ऊर्जा ज्यादा उसका स्थायित्व कम, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, जो गुंडे लोग होते हैं, मवाली लोग होते हैं, पता चला अगले दिन उनका एनकाउंटर हो गया, निकल गई एकड़ी अगले दिन में, हाँ है ना, बोलते ना इसलिए बड़े लोग, मतलब कि भाई ठीक है आराम से रहो भाई, तू बड़े बाप का, अपना काम बन जाए ना, खत्म बात। पता चला किसी दिन लड़ाई वड़ाई हो जाए, काम खत्म था, हो जाएगा फिर अगले दिन। ओके, इसलिए मस्त रहो, आराम से खुश रहो, कोई लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, किसी भी टाइम पे स्थायित्व प्राप्त हो जाओगे। अब आगे, हाँ ये बात हो गई। तो कहीं ना कहीं हमने ये समझ लिया कि भैया ये वाली चीजें, तो अब पॉइंट पर आते हैं। सबसे पहला यहां पर पहला पॉइंट देखते हैं, ऑक्टेट नियम क्या होता है, अष्टक नियम क्यों चाहता है परमाणु प्राप्त करना। तो जरा देखो ध्यान से, निकटतम अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करना, निकटतम अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त करना। क्यों चाहता है परमाणु निकटतम अक्रिय गैस विन्यास? ऐसा क्या हो जाएगा, कुछ और विन्यास ही प्राप्त कर ले, निकटतम अक्रिय गैस का विन्यास ही क्यों चाहिए? कभी सोचा? विन्यास तो कोई भी ले सकता था ना, वो भाई सोडियम पोटेशियम का विन्यास ले लेता, नहीं मैं तो पोटेशियम जैसा बनूंगा, मेरा भाई है वो मेरे एक ही वर्ग में आता है, नहीं नहीं मेरे को तो नियोन का ही विन्यास चाहिए जो उसके 18वें वर्ग में, उसके वर्ग में भी नहीं है। क्यों चाहिए उसका विन्यास? सभी सोचा? जरा देखो ध्यान से, जब शुरुआत में अक्रिय गैसों की खोज हुई बेटा, तो अक्रिय गैसों के ऊपर रिसर्च हुआ। अक्रिय गैसें जैसे कि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडोन, ये हमारे पास अक्रिय गैसें आई। तो अक्रिय गैसें, इसका परमाणु क्रमांक 2, इसका 10, इसका 18, इसका 36, इसका 54, इसका 86, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन भी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इन अक्रिय गैसों की खोज हुई, तो इन अक्रिय गैसों के ऊपर स्टडी की गई, देखा कोई भी क्रिया नहीं कर रहा, हाँ या ना। एक्चुअलिटी क्या है कि इन तत्वों के ऊपर रिएक्शन, मतलब अलग अलग अध्ययन करके देखा गया, अलग अलग चीजों से क्रिया करवाई गई, तो ये कोई क्रिया ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये सारे तत्व अक्रिय हैं। अब यार सारे एक जैसे हैं तो कुछ तो समानता रही होगी इसमें। अब वैज्ञानिकों ने देखा क्या समानता, तो हीलियम तो फिर भी छोटा सा है, इसके पास तो 1s2 ही है, हीलियम तो 1s2। लेकिन अगर मैं बाकियों के अंदर देखूं तो इनके बाह्य कक्षक पूर्ण पूरित थे, बाह्य कक्षकों में 8 इलेक्ट्रॉन थे। जैसे कि अगर मैं नियोन के बारे में सिर्फ बाह्य तो कोश बता रहा हूं, जैसे अब इसका मैं पहले पूरा बता देता हूं, चलो 1s2, 2s2, 2p6, यही होता है बेटा। भाई 10 नंबर पे आता है तो 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 1s, 2s, 2p, यही आता है ना। पहले में 2 भर दिए, फिर 2 भर दिए, फिर 6 यहां भर दिए, सिंपल चीजें चल रही है। ओके, सेम इसी तरीके से आर्गन के लिए सिर्फ हम बाह्यतम कोश लिखेंगे, सिर्फ हम बाह्यतम कोश का विन्यास लिखेंगे, ठीक है। आर्गन तीसरे कोश में आता है, तो यहां पर 2s2 और 2p6 की जगह यहां हो जाएगा 3s और 3p, इसमें 2, इसमें 6। सेम इस तरीके से आर्गन के लिए बाह्यतम कोश क्या हो जाएगा, 4s 4p, क्योंकि ये चौथे आवर्त में आता है, 4s2 4p6। इसलिए जिनोन के लिए हो जाएगा 5s2 5p6, और आर्गन रेडोन के लिए क्या हो जाएगा 6s2 6p6।
तो जरा देखो ध्यान से, क्या सिमिलरिटी देखने को मिली कि यार इन सब के बाह्यतम कोश में 8-8 इलेक्ट्रॉन है। तो वैज्ञानिकों ने क्यों ना एक नियम बना ले, जिनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो किसी के साथ क्रिया नहीं करेंगे। तो ये था फिर अष्टक नियम, फिर आया था अष्टक नियम, है ना। तो यार इनके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन। तो फिर वहां से वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया कि भाई हीलियम को छोड़ करके, हीलियम तो केवल अपने 2 इलेक्ट्रॉन रख के खुश है, उसके पास रिक्त कक्षक नहीं है। अब वैज्ञानिकों ने यह सोचा, फिर वहां से यह कंक्लूजन लगाया कि भाई जिनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो किसी के साथ क्रिया नहीं करेंगे, वो तो करते ही नहीं है। फिर उनके अंदर देखा, ये सिमिलरिटी मिली, तो फिर इन्होंने बोला कि भैया जिनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो किसी के साथ क्रिया नहीं करेंगे, और जिनके में नहीं है वो चाहेंगे कि हमारे 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। कम है तो ग्रहण करेंगे, ज्यादा है तो त्यागेंगे, परंतु किसी भी तरीके से 8 इलेक्ट्रॉन करने की चाहत रखेंगे ताकि हम भी इनके जैसे हो जाएं। हर एक आदमी सलमान खान नहीं बन सकता, लेकिन बनने की कोशिश तो कर सकते हैं। हर एक आदमी अंबानी नहीं बन सकता, लेकिन उसके आसपास जाने की कोशिश तो कर सकते हैं। तो वही काम है। अपन भी क्या कर रहे हैं? अपन भी अमीर होना चाह रहे हैं। आप भी क्या चाहते हो? लाइफ में अमीर ही होना चाहते हो ना। आपका मकसद क्या है? यहां पढ़ क्यों रहे हो? सर अमीर होना है, सीधी बात है, पैसे कमाने हैं। अभी ये जरिया लग रहा है पढ़ के अमीर होंगे, आगे चल करके कुछ और काम करेंगे, पढ़ाई इसमें अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो कुछ और सोचेंगे, लेकिन अमीर होना है। लाइफ में सबका गोल ये है कि मुझे कहीं ना कहीं पैसा कमाना है, चाहे वो पढ़ करके आए या फिर कुछ और काम से आए, बस पैसा आना चाहिए, क्योंकि यही सब कुछ है आजकल। तो जरा देखो ध्यान से, यहां पर इसका 8 इलेक्ट्रॉन हो चुका है। तो जरा इनके अनुसार क्या होता है कि जिनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है वो स्टेबल रहेंगे, अक्रिय रहेंगे, ओके। और जिनके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो चाहेंगे कि किसी भी तरीके से 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। यही अष्टक नियम है। खत्म बात। अब लिख लेते हैं। तो जिन तत्वों के बाह्य कोश में, फटाफट से लिख लो, बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वे अक्रिय होते हैं, वे अक्रिय होते हैं। उनको किसी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अतः जिनके पास, जिनके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं वे या तो इलेक्ट्रॉन परित्याग या ग्रहण करेंगे, इलेक्ट्रॉनों का परित्याग या ग्रहण, इलेक्ट्रॉनों, ऐसे कर लो इसको, ऐसे लिख लो, इलेक्ट्रॉनों का परित्याग या ग्रहण या साझा करेंगे, ठीक है। जिनके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं वे या तो इलेक्ट्रॉनों का परित्याग या ग्रहण या साझा करेंगे, ठीक है। वो सब एक साथ ही हो गया। तो वे इलेक्ट्रॉनों का, ऐसे लिख लेते हैं, वे इलेक्ट्रॉनों का परित्याग या ग्रहण या साझा करेंगे, ठीक है। यही अष्टक नियम है, यही अष्टक नियम है। ठीक है, ओके। हीलियम को छोड़ करके, हीलियम के विन्यास को प्राप्त करने की कोशिश सिर्फ एक ही करता है, हाइड्रोजन। तो ये है भाई साहब, कहानी पिक्चर समझ में आ गई। तो क्यों बॉन्ड बनते हैं, इसकी चाहते हैं उनको सबको 8 इलेक्ट्रॉनों की। और 8 की क्यों चाहते? क्योंकि उसमें फिर वो अक्रिय हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जिनके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन थे वो खुद अक्रिय थे। तो ये वाली बात है। दूसरा, एक्वायर लोअर एनर्जी लेवल, अपनी ऊर्जा कम करने के लिए,
अपनी ऊर्जा कम करने के लिए, कम करने के लिए हाँ जी, क्या हमने एक सूत्र पढ़ा हुआ है स्थितिज ऊर्जा का? चूंकि स्थितिज ऊर्जा पीई बराबर एक सूत्र होता है क्या बेटा? स्थितिज ऊर्जा का एक सूत्र होता है क्या? K Q1 Q2 अपॉन R स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है। जब आकर्षण होता है तो माइनस लगता है, प्लस होता है तो प्रतिकर्षण होता है, माइनस आकर्षण को बताता है। तो स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? माइनस K Q1 Q2 बटे R। K वही एक बल नियतांक है, Q1 Q2 आवेश है और R उन दोनों के बीच की दूरी है। अब जरा देखो ध्यान से भाइयों, यहां पर एक काम की बात है। क्या स्थितिज ऊर्जा और R एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है? R नीचे है, P ऊपर है, तो यहां से हम ये देख सकते हैं कि स्थितिज ऊर्जा व्युत्क्रमानुपाती है, लेकिन माइनस ऑफ R के व्युत्क्रमानुपाती है, क्योंकि आगे चिन्ह माइनस का भी लग रहा है। R क्या है? दूरी है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। यहां से थोड़ा सा मैं वेरिएशन कर सकता हूं, इसमें थोड़ा सा वेरिएशन ये कर दूंगा कि यार ये तो दूरी है ना, दूरी तो सदैव धनात्मक रहती है, ऊर्जा ऋणात्मक हो सकती है, प्लस माइनस जो भी है। तो यहां पर स्थितिज ऊर्जा में कमी त्रिज्या के व्युत्क्रमानुपाती रहेगी। थोड़ा सा उड़ गया होगा, उड़ गया, उड़ गया। जरा देखो, पकड़ते हैं वापस। स्थितिज ऊर्जा और R के बीच में ग्राफ बनाएंगे। अभी देखो ध्यान से, सब पकड़ में आएगा, समझ लो। थोड़ा सा इसको मैं मिटा भी सकता हूं, इसलिए ध्यान से देखना भी। माना दो एटम है, एक एटम A और एक एटम B। एटम A एटम B दोनों एक दूसरे से बहुत दूरी पर है, अनंत दूरी पर। और यहां पर वही चीज है, ये 0 मूल बिंदु, और यहां पे इस तरफ है बेटा अपनी रेडियस, दोनों के बीच की दूरी, रेडियस नहीं, दोनों के बीच की दूरी। मान लो यहां कहीं पर अनंत है, तो ये अनंत पे है। A और B दोनों एक दूसरे से बहुत दूर है, बहुत दूर, वो दूरी मान ली हमने अनंत। अब जब दो चीजें एक दूसरे के क्लोज आएगी, जब आप किसी से नया नया मिलते हो तो जानते हो, हेलो हाय, कहां से हो, क्या करते हो, कहां रहते हो, अच्छा हम नाइस पिक, ऐसे लिखते हो, ठीक है। तो जब दोनों एक दूसरे से नए नए मिलते हैं तो दोनों में स्टार्टिंग में अट्रैक्शन ही होता है। तो दोनों पहले एक दूसरे के लिए अननोन थे, लेकिन धीरे धीरे क्लोज आने लगे, दोनों के बीच की दूरियां बढ़ने लगी, ठीक है, दूरियां घटने लगी। ओके, तो कहीं ना कहीं यार रेडियस अगर त्रिज्या घटने लगेगी तो उनकी ऊर्जा बढ़ने लगेगी। देखो, त्रिज्या और ऊर्जा में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। ऊर्जा बढ़ेगी तो सही, लेकिन नेगेटिव में। ऊर्जा बढ़ेगी तो सही, लेकिन नेगेटिव में। वो ऊर्जा निकल रही है, रिलीज हो रही है, वो बाहर जा रही है। जैसे जैसे दो एटम एक दूसरे की ओर आने लगे, पहले अनंत पे थे, एक दूसरे की ओर आने लगे, देखो इधर आएंगे, त्रिज्या, ये दोनों के बीच की दूरी घटती जाएगी, घटती जाएगी, घटती। दोनों एक दूसरे के क्लोज आए, दूरी घटती जा रही, घटती जा रही, ऊर्जा बढ़ती जा रही नीचे की तरफ, ऋणात्मक मान, ऊपर नहीं बढ़ रही। ऊपर त्रिज्या, यहां पे स्थितिज ऊर्जा है, ऊपर धनात्मक है, नीचे ऋणात्मक है। समझ में आ रहा? तो ऊर्जा बढ़ तो रही है लेकिन ऋणात्मक में, हाँ है ना। थोड़ा और क्लोज आए, और क्लोज आए दोनों के दोनों एटम, अब दूरियां और कम हो गई। कौन सा बल लग रहा है? आकर्षण बल। स्टार्टिंग में क्या रहेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बोले तो आकर्षण बल ज्यादा लगेगा प्रतिकर्षण बल से, इसीलिए तो वो नजदीक आए, हाँ या ना। ओके, इंसान को तो बाद में जानने लगते हैं, पहले तो यही रहता है थोड़ा थोड़ा।
ओके, हाँ जी। अब जरा देखो ध्यान से, स्टार्टिंग में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेटिंग था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लग रहा था, इसलिए दोनों एक दूसरे के करीब आए, दोनों की ऊर्जा घटने लगी और एक बिंदु पर आकर के दोनों में बंध बना लिया। ठीक है, अच्छा, दोनों में बॉन्ड बन चुका। अब एक डिस्टेंस, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर हो जाएगा फोर्स ऑफ रिपल्शन के, समझ में आया बेटा? ये आकर्षण बराबर हो चुका है प्रतिकर्षण बल के। हाँ जी, अब दोनों में समझ आ चुकी है। ठीक है यार, अब ठीक है, ओके, दोनों में बढ़िया, एकदम बढ़िया विश्वास बन चुका है। ओके, तो मतलब इस पॉइंट पर आकर के इनकी ऊर्जा न्यूनतम हो जाएगी। इस बिंदु पर आकर के, एक बिंदु ऐसा है जिस बिंदु पर आकर के ये बॉन्ड बना लेंगे और यहां पर इनकी ऊर्जा बिल्कुल न्यूनतम आ जाएगी। इस बिंदु पर यहां पे क्या है, दोनों में एक मिनिमम डिस्टेंस आ चुकी है, दोनों एक मिनिमम डिस्टेंस पर आ चुके हैं। ठीक है, वो मिनिमम डिस्टेंस आ चुकी है। अब अगर इससे ज्यादा और क्लोज आए, अगर इससे ज्यादा और क्लोज आए तो अब आकर्षण से ज्यादा प्रतिकर्षण हो जाएगा। ज्यादा इंटरफेयर कर रहे हो, हर एक मामले में टांग अड़ा रहे हो, नहीं ऐसे, नहीं वैसे, नहीं ऐसे, तो फिर तो भैया लड़ाई झगड़े, पहले आप, फिर तुम, फिर तू, फिर अरे जा रहे, फिर ऐसा वाला। तो वही वाली चीजें यहां पर होने वाली। तो ये चैप्टर बहुत बढ़िया, अच्छे से आप समझ लोगे। ठीक है, हाँ जी। तो यहां पर आते 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 फिर ऊर्जा बढ़ जाएगी, फिर क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण, फोर्स ऑफ रिपल्शन, मतलब प्रतिकर्षण बल डोमिनेटिंग हो जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। एटम वापस अलग अलग, ये इधर वो उधर। चलो, समझ में आया? क्लियर हो गया? समझ में आया? तो देखो यहां पर इस बिंदु पर आकर के इनकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो गई, मिनिमम हो गई। बॉन्ड बना लिया, ज्यादा क्लोज आ गए तो फिर अलग हो गए। समझ में आ गया? हाँ, समझ में आ गया। हाँ, सबके देखो 32 एकदम। ये ग्राफ क्लियर हो गया? हाँ, ये नोट करना है भाई, नोट करना है। इस बिंदु पर देखो ध्यान से, अब ग्राफ समझते हैं, अब ग्राफ समझते हैं। यार पहले दोनों में दूरियां बहुत ज्यादा थी, दोनों एटम एक दूसरे से बहुत दूर थे, अनंत दूरी पर थे। अनंत पर ऊर्जा कितनी होती? शून्य। अनंत पर उतनी ऊर्जा कितनी होती? शून्य। अब जैसे ही दोनों एटम एक दूसरे के नजदीक आने लगे, दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगी, दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगी, ऊर्जा घटने लगी, और नजदीक आए, ऊर्जा घट गई, एक बिंदु पर आकर के ऊर्जा न्यूनतम हो गई। यहां पर आकर के दोनों ने बंध बना लिया, लेकिन ज्यादा क्लोज आए तो इसका नाभिक उसके इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन उसके इलेक्ट्रॉन को, इसका नाभिक उसके नाभिक को रिपेल करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? एक मिनिमम डिस्टेंस। अब ज्यादा क्लोज आए तो प्रतिकर्षण, वापस ऊर्जा बढ़ गई। पास आए, ऊर्जा घटी, घट गई, और एक बिंदु के बाद वापस ऊर्जा बढ़ गई, दूर हो गए। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? अरे बोलो ना यार, अरे इससे बढ़िया तो और क्या उदाहरण दूं यार, ये तो तुम्हारे आजकल का चलता हुआ उदाहरण है, रोजमर्रा का उदाहरण है। ठीक है, समझ में आया? बोलो। ठीक है, तो ये है आपके पास स्थितिज ऊर्जा वक्र। तो इस ग्राफ से आप इजीली क्लियर कर पा रहे हो कि यार परमाणु बंध क्यों बनाता है, ताकि अपनी ऊर्जा मिनिमम कर सके, टू एक्वायर लोअर एनर्जी लेवल, अपनी ऊर्जा को न्यूनतम जितना हो सके उतना कर सके, ताकि वो सेटल हो सके। ठीक है, ओके, हाँ जी, ओके। तो ये बात क्लियर है। तो अपनी ऊर्जा इस तरीके से कम कर लेता है। अब आगे, अब आगे, अब आगे, अब आगे, बार बार समझाओ, बार बार का थोड़ी ना लाड़े बेटा। हाँ जी, तो परमाणु के बारे में ये चीजें क्लियर हो गई। नोट नहीं किया है तो नोट कर लो भाई, नोट नहीं किया है तो नोट कर लो। तो स्टार्टिंग में आकर्षण हो रहा था,
पास पास आए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेटिंग, फोर्स ऑफ रिपल्शन, आकर्षण बल ज्यादा था प्रतिकर्षण से, तो धीरे 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 पास आए। और इस बिंदु पर क्या हो गया, इस बिंदु पर आकर दोनों ने बंध बना लिया, अर्थात फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आकर्षण बल बराबर, अच्छा ये तो ऊपर लिख दिया ना मैंने, आकर्षण बल बराबर प्रतिकर्षण बल इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, अरे रे 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 इस बिंदु पर आकर्षण और प्रतिकर्षण बराबर, फिर ज्यादा क्लोज आए तो फिर दूर दूर। चलो हाँ जी, समझ में आ गया? ओके, तो ये था बेटा, कूल है, कूल है, हाँ या ना? ठीक है, अब आगे तो हमने ये देख लिया कि बॉन्ड क्या होता है, बंध किस प्रकार से बन सकता है, क्या क्या चीजें हैं, ये सारी चीजें अपन ने देख ली। अब सबसे पहले ये चीजें हमने देख ली, अब इसके बाद आता है यार रासायनिक बंधन से संबंधित कुछ सिद्धांत, केमिकल बॉन्डिंग के कुछ स्टार्टिंग के सिद्धांत। यहां तक की बात सबको क्लियर है? 100%, बहुत ही अच्छे से, बिल्कुल बेसिक से बताया एकदम। अब आ गया, अब आगे रासायनिक बंधन से संबंधित सिद्धांत, रासायनिक बंधन से संबंधित सिद्धांत। रासायनिक बंधन से संबंधित सिद्धांत, पहला सिद्धांत लुईस कोसेल सिद्धांत, यही है और क्या है यार, लुईस कोसेल सिद्धांत, लुईस कोसेल सिद्धांत। लुईस कोसेल सिद्धांत क्या बोलता है ये सिद्धांत? कि कोई भी परमाणु अष्टक पूरा करने के लिए बंध बनाता है, यही तो बोलता है ना। कुछ घसी पिटी बातें जो अपन बोल लेते हैं, लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं ना यार। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, मजा तो निकल गया। अब देखो थोड़ा सा, कोई भी परमाणु अष्टक पूरा करने के लिए बंध बनाता है। ठीक है, कोई भी परमाणु अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए बंध बनाता है, बंध बनाता है। दूसरी बात, हाइड्रोजन केवल अपना ड्यूप्लेट बनाता है, हाइड्रोजन केवल 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, हाइड्रोजन केवल द्विष्टक, हाइड्रोजन केवल द्विष्टक, ड्यूप्लेट हाइड्रोजन केवल 2 इलेक्ट्रॉन रखता है, हीलियम के जैसे, और कुछ नहीं करेगा। हाइड्रोजन केवल द्विष्टक अर्थात ड्यूप्लेट पूर्ण करता है, ड्यूप्लेट प्राप्त कर सकता है। ये वाली बात भी क्लियर हो गई। अगली बात, अब प्यारी प्यारी बातें, अच्छी अच्छी बातें, गहरी गहरी बातें। बंध निर्माण में जब बंध बनाएगा तो क्या, बंध निर्माण में केवल बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। सुन लीजिएगा, क्योंकि बच्चों को लास्ट तक भी समझ में नहीं आता कि सर कितने इलेक्ट्रॉन इसके बाह्य कोश में, इसलिए बोल रहा हूं। बंध निर्माण की प्रक्रिया में, बंध निर्माण की प्रक्रिया में केवल बाह्य कोश, बाह्य या अंतिम या संयोजी कोश, संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन, आगे चल करके मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, बस अभी आप ये समझ लो कि बाह्य कोश या अंतिम कोश या संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन
भाग लेते हैं, भाग लेते हैं, भाग लेते हैं। समझ में आ गया? ये इसकी कुछ रटी रटाई बातें हैं। कोई भी परमाणु अष्टक पूरा करने के लिए बंध बनाता है। अच्छा, हाइड्रोजन केवल द्विष्टक बना सकता है। बंध बनाने में केवल बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन भाग काम में आएंगे और कोई नहीं आएगा। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? कोई भी परमाणु बंध बनाता है तो अष्टक पूरा करने के लिए बनाता है। ये हो गया बेटा। अब आगे, अब आगे, अब आगे, जैसे कि आगे चल करके हम इसमें लुईस बिंदु संरचना पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल ही बकवास है, पढ़ेंगे लेकिन ठीक है, एक बार तो देखेंगे। हाँ जी, अब जैसे कि देखो ध्यान से उदाहरण, CH4 कैसे बनता है? CH4 कैसे बनता है? इसमें एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, चारों के चारों हाइड्रोजन एक ही कार्बन से जुड़े हुए हैं, हाँ या ना? अब जरा देखो ध्यान से, आपको क्या करना है कि यार कोई भी परमाणु अष्टक पूरा करेगा, पहली बात तो ये, हाँ या ना? और अष्टक पूरा करने के लिए जब बंध बनाएगा तो बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन ही इस्तेमाल करेगा। तब मेरे को बाह्य इलेक्ट्रॉन तो पता हो ना, तो कार्बन को पकड़ लो। कार्बन को पकड़ लिया तो कार्बन के पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाँ या ना बोलू? होते हैं। हाइड्रोजन के पास तो भाई साहब एक ही होता है, 1s1, एक ही इलेक्ट्रॉन है, वही बाह्य। तो इस कार्बन के पास बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो बचपन में जैसे करते थे ये 1 2 3 4, भारत माँ की जय जयकार, हर एक हाइड्रोजन के साथ ये संयोग कर करके एक बंध बना लेगा। ये इस तरीके से एक एक करके बंध बना लेगा। क्या मेरी बात समझ में आई? तो ये है आपके पास नॉर्मल कंपाउंड्स जो कि सिर्फ और सिर्फ पैदा इसलिए हुए कि हमें तो अष्टक पूरा करना है और बंध बना करके मजे लेने हैं, बस बात खत्म। ठीक है, सेम इसके जैसे बाकी कुछ उदाहरण अगर मैं आपको बताऊं, बाकी इसके अलावा कुछ उदाहरण जैसे कि अगर हम देखें नन्हे मुन्ने और उदाहरण देखें, बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कुछ सेलेक्टिव उदाहरण जैसे कि HCl। अब H और Cl है, H और Cl है, तो इसमें जरा देखो ध्यान से, H के पास 1s कक्षक होता है जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, बाह्य कोश वाला। जबकि क्लोरीन, मैं अभी इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी ना लिखूं तो भी मैं बता दूंगा। क्लोरीन 17 नंबर पे आता है, पहले कोश में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरे में अधिकतम 8 और तीसरे में अधिकतम 18। तो 2 और 8 10 हो गए, 7 भर दो, तो बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको? 1। बाह्य कोश में कितने? 7। तो 7 में से कोई एक जाएगा कि जा बंद बना ले, उसके साथ साझा कर ले यार, मौज कर, हाँ है ना? तो जरा देखो ध्यान से, ये हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन, इस क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 बाह्य कोश में, ये रहा ना बाह्य कोश, 7 इलेक्ट्रॉन है। सातों के सातों बंद बना सकते हैं, लेकिन चाहिए तो अब इसको एक ही ना, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ मुंह करके बैठ गया, ये 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 हो गए। तो इन दोनों ने बॉन्ड बना लिया। ओके, ये इस तरीके से बंध बन जाएंगे, इस तरीके से बंध बन जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये है आपके पास अष्टक नियम। परमाणु अष्टक पूरा करने के लिए बंध बनाता है, तो ये ऐसे बनाएगा। आगे चल के हमें और अच्छी तरीके से चीजों को एक्सप्लेन करना है बेटा, ठीक है? बस अभी ऐसा देख लिया हमने। अब आगे देखो, अष्टक परमाणु बंध बना चुका है, सीख लिया। अभी आगे चल के कुछ और देखेंगे, लेकिन हमें आगे चल करके पता चला कि सारे परमाणु जब यौगिक बनाते हैं तो उनमें अष्टक नियम की पालना नहीं होती। अच्छा, ऐसा भी है क्या? देखो ध्यान से, कुछ परमाणु ऐसे हैं जो अष्टक नियम की पालना नहीं करते, हम नहीं करने वाले। देखो अष्टक नियम के अपवाद, अष्टक नियम के अपवाद।
अष्टक नियम के अपवाद। लुईस कोसेल तो बोलता है परमाणु तो बंदी इसलिए बनाता है ताकि अष्टक पूरा कर सके, फिर ऐसे अणुओं का स्थायित्व क्यों है ये हम आगे समझेंगे। बस अभी अष्टक नियम के अपवाद देखेंगे। पहले इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक 8 से कम इलेक्ट्रॉन रखने वाले। अष्टक अपूर्ण यौगिक, अष्टक अपूर्ण यौगिक अष्टक अपूर्ण। अष्टक भी किसका? केंद्रीय परमाणु। अष्टक वैसे सबका देखा जाता है लेकिन जनरली केंद्रीय परमाणु को अपन कंसिडर करते हैं। अष्टक अपूर्ण यौगिक जिनमें परमाणुओं का अष्टक पूर्ण न हो, ठीक है, वे यौगिक जिनमें एटम्स का अष्टक, अष्टक को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा ऑक्टेट, ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, इनकम्प्लीट हो अर्थात अपूर्ण हो। जिनमें क्या हो? एटम्स का अष्टक इनकम्प्लीट हो अर्थात अपूर्ण हो। जैसे कि देखो उदाहरण, उदाहरण जैसे कि BeF2, सिंपल कर दूं BeCl2 लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें Cl ज्यादा पसंद है तो BeCl2, BeF2 अब लिख देता हूं, B के बाद अब BeF3, BeCl3, ठीक है, और बहुत सारे AlCl3 आदि, बहुत सारे होने में बहुत सारे हैं। बस अभी अपन इस इनिशियल लेवल पर है, अभी धीरे धीरे चलेंगे। तो इन यौगिकों का भी तो स्थायित्व है। जरा देखो ध्यान से BeCl2, मैं BeCl2 को बताता हूं आपको। इसमें एक तो बेरिलियम है, जो कम संख्या में वो केंद्र में रहेगा, अगल जो ज्यादा संख्या में वो अगल बगल में जुड़ेगा। बेरिलियम, अगर मैं आपको पूछूं रसगुल्लो तो बेरिलियम 4 नंबर पर आता है, तो इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। पहले कोश में 2, फिर बचे दूसरे कोश में 2, तो बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। तो ये दोनों के दोनों ही बंध बनाने में इस्तेमाल कर लेता है। जबकि क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन 17 नंबर पर आता है, पहले में 2, अगले में 8, फिर अगले में 7। अष्टक पूरा करने के लिए इसको तो एक ही चाहिए, इसकी कोई मजबूरी नहीं है, उसकी मजबूरी है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका अष्टक कहां पूर्ण है? एक इधर ले लिया, एक इधर ले लिया, तब भी तो 4 इलेक्ट्रॉन रहे बेचारे के पास, बेचारा गरीब है। 4 इलेक्ट्रॉन लेस देन 8 से कम है बेचारे का, कुछ तो भला हो ही नहीं रहा है, फिर भी बन रहा है, बनता है, क्या करें। इनमें से और कोई पकड़ ले, अगर फ्लोरीन होता तो क्लोरीन की जगह फ्लोरीन लगा देते। जैसे कि देखो अब BeCl3। बोरोन 5 नंबर पर आता है, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन होते, तो पहले कोश में 2, अगले कोश में 3 इलेक्ट्रॉन, तो बाह्यतम कोश में कितने? 3 इलेक्ट्रॉन, तो बेचारे के पास 3 इलेक्ट्रॉन। 3 क्लोरीन है, 1 2 3, 1 2 3 है ना, ये 3 सॉरी ये 3, और इसके पास 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये 1 ले लेगा, ये 1 ले लेगा, ये 1 ले लेगा, खुद ने तो अष्टक पूरा कर लिया, मेरे बारे में भी तो सोच लेते, मेरे पास तो 6 इलेक्ट्रॉन रहे, मेरा तो अष्टक ही पूरा नहीं हुआ, तो नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ये इलेक्ट्रॉन न्यून की कैटेगरी में आता है, ठीक है। ये है अष्टक अपूर्ण, जो अष्टक नियम की पालना नहीं करते, वो अष्टक नियम के अपवाद कहलाते हैं, जिसमें से ये, ठीक है। बोलो, ये हो गया अष्टक अपूर्ण। दूसरा आता है इलेक्ट्रॉन धनी यौगिक, ये न्यून है,
लिख लिया बेटा? कहीं पर भी कोई दिक्कत हो ना इनिशियल लेवल में देख लेना, सॉर्टेड कर लेना। ओके, मजा आ रहा है आज केमिस्ट्री में फुल? ठीक है, ओके। हाँ जी, दूसरा इलेक्ट्रॉन धनी यौगिक। ठीक है, ओके। अष्टक क्या बोलते हैं उनको यार, इलेक्ट्रॉन धनी। ठीक है, हाइपोवेलेंट, हाइपरवेलेंट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन धनी यौगिक, 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले, 8 से अधिक। अष्टक अपूर्ण, अरे जिसमें 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो। जय शर्मा, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं है। इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है क्या? नहीं है। जबकि यहां पे देख, कार्बन के पास 4 तो खुद के, 1 2 3 4, 5वां 6वां 7वां 8वां 8 इलेक्ट्रॉन। अष्टक पूर्ण है। यहां पे जरा देख ध्यान से, हाइड्रोजन तो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन रखता है, जबकि क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लेते हैं। इसका अष्टक पूरा हो गया ना, ये 8 इलेक्ट्रॉन वाला, ये 2 इलेक्ट्रॉन वाला। ठीक है, इनको याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है। छुट्टी कर दो बेटा, भी करेंगे थोड़ी देर में। ठीक है, बस ये इलेक्ट्रॉन धनी वाला लिख लें। ओके, फिर इसको खत्म कर लेते हैं। मेरे को ज्यादा जल्दी बेटा, बाहर बारिश आ रही है अभी, अगर फिर केब वगैरह नहीं मिली तो फिर बैठा रहूंगा मैं। तो आप तो घर में ही हो। इलेक्ट्रॉन धनी तत्व, इलेक्ट्रॉन धनी तत्व, हाँ, जिनके में 8। ठीक है, वे तत्व, कुछ तत्व ऐसे होते हैं, कुछ यौगिक ऐसे भी विद्यमान हैं जिनके केंद्रीय परमाणु, जिनके जनरली अपन केंद्रीय परमाणु ही देखते हैं बेटा, जिनके केंद्रीय परमाणुओं के पास, केंद्रीय परमाणुओं के पास 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऐसे बहुत सारे यौगिक हैं जिनके पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल PCl5, SF6, IF7। ठीक है, जिनके पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ClF3 आदि। हाँ जी, SF4, वेरी गुड, SF4 भी बेटा विशाल नागर, बहुत बढ़िया। अभी बस मैं केवल सिंपल ले रहा हूं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 इलेक्ट्रॉन आता है ना बोरोन का। जतिन भाई इतना दिमाग से पैदल है। टोटल इलेक्ट्रॉन 5 है, तो 2 और 3 कितने हो गए? 5। बाह्यतम कोश में कितने हैं? 3। तो बाह्यतम कोश से ही मतलब है, अंदर वालों से मतलब नहीं है। बंद में हमें अंदर से मतलब नहीं है। जतिन देखना, बोरोन 2 और 3 कितना होता है? 5। तो बाह्यतम कोश में कितने हैं? 3। 1 2 3, एक इससे ले लिया, एक इससे ले लिया, एक इससे ले लिया, 3 3 कितने हुए? 6। कैसे बालक है। अब बताओ, इनको इतना बेसिक से ना पढ़ाओ तो ये तो ले डूबे। PCl5, एक को देखो, PCl5 फॉस्फोरस आता है 15 नंबर पर। कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए इसमें? 15। हाँ के ना? हाँ। पहले वाले में 2, दूसरे कोष में कितने आएंगे? 8। 2 और 8 10। अगले कोष में 18 आ सकते हैं ना? आ सकते हैं। हमें तो कितने बढ़ने? 15 तक ही करने। 2 8 और 5। बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 5। ये 5 एक 5 फॉस्फोरस, 5 इलेक्ट्रॉन इसके बाह्यतम कोष में। अब क्लोरीन 17 नंबर पे आता है। पहले कोष में 2, अगले में इसमें 7। क्लोरीन को तो एक ही चाहिए, इसको भी 3 ही चाहिए थे, लेकिन नहीं, मैं तो 5 के 5 मेरा इस्तेमाल करूंगा, मैं तो 5 के 5 इस्तेमाल करूंगा। तो देखो ध्यान से कैसे इस्तेमाल करता है ये फॉस्फोरस। ये 1 2 3 4 5, एक इस क्लोरीन के साथ, 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 एक इस क्लोरीन के साथ। ये उसका पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरे का। तो इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए भाई? 5 तो मेरे और 5 पड़ोसियों से ले ले। ओए होए, बल्ले बल्ले, 10 इलेक्ट्रॉन। शर्म नहीं है 10 इलेक्ट्रॉन रखते हुए हैं? अष्टक नियम की पालना नहीं करते हैं।
हम तो अपवाद है, चलो ठीक है। SF6 सल्फर, सल्फर को देख लो, सल्फर आता है 16 नंबर पे, पहले कोष में कितने 2, फिर अगले में 8, अगले में 6, 6 के 6 ही बंद बनवा लेगा ये। 6 फ्लोरीन जुड़ रहे हैं तो 6 बंद बनाएगा कि नहीं बनाएगा? 1 2 3 4 5 6, 6 फ्लोरीन, 1 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन 3 फ्लोरीन 4 फ्लोरीन 5 फ्लोरीन 6 फ्लोरीन। ये फ्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, ये दूसरा दिया, ये तीसरा दिया, ये चौथा दिया, ये पांचवा दिया, ये छठा दिया, अरे 6 और 6 12, ओए होए होए मजा आ गया, 12 इलेक्ट्रॉन। हाँ या ना? उत्तेजित अवस्था में ऐसा होता है। वेरी गुड। कौन है पढ़ने वाली? अच्छा दीप्ति है क्या? ऐसे फिर आगे। ओके, तो ये है इलेक्ट्रॉन धनी तत्व, ये है इलेक्ट्रॉन धनी तत्व, ये है इलेक्ट्रॉन धनी तत्व। ओके, अब आगे थर्ड वाला, अगला विषम इलेक्ट्रॉन वाले, विषम इलेक्ट्रॉन वाले, विषम इलेक्ट्रॉन स्पीशीज वाले यौगिक। कुछ यौगिक ऐसे होते हैं जो विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन रखते हैं, इनका भी स्टेबिलिटी होता है। अरे बस ये लास्ट पॉइंट तो कर ले, सिद्धू मूसे वाला, ठीक है। कुछ यौगिक ऐसे भी विद्यमान हैं जिनमें विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। देखना चाहेंगे आप? देखिए, XgF2 है बेटा, बिल्कुल है XgF2 सिद्धार्थ, किसने मना किया है? ठीक है, क्या लिखना था मेरे को? NO, नाइट्रिक ऑक्साइड, NO2 ये विषम संख्या वाला, ClO2 विषम संख्या वाला, ठीक है। ये विषम संख्या वाले फिर भी बनते हैं आदि। एक और लिख सकते हो ClO3 आदि। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे ना तो विषम संख्या में आएंगे इनके, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे तो विषम संख्या में आएंगे। देखो नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बोलो? 7। ऑक्सीजन में कितने? 8। 8 और 7 15। कोई मेल ही नहीं बन रहा है, जोड़ा ही नहीं बन रहा होगा एक का, तो एक तो ऐसा होगा ना जो सिंगल होगा, समझ रहे हो ना? सिंगल, हाँ। NO2 नाइट्रोजन में 7, ऑक्सीजन में 8, 8 दूनी 16, 16 और 7 23, 16 और 7 23, टोटल इलेक्ट्रॉन 23 विषम संख्या में। एक का तो जोड़ा नहीं बन रहा होगा। क्लोरीन में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? क्लोरीन आता है 17 नंबर पर, और एक ऑक्सीजन में 8, 2 ऑक्सीजन में 16, 16 और 17 33। एक इलेक्ट्रॉन तो फिर भी भूखा नंगा ही रहा। हाँ जी, इधर क्लोरीन में 17, 3 ऑक्सीजन में, एक ऑक्सीजन में 8, 3 में 24, 24 और 17 41। तो विषम संख्या वाले भी उपस्थित है, ठीक है। हाँ समझ गए? ओके, तो तुम ही हो ना, तुम ही हो ना, तभी समझ गए। हाँ, तो विषम संख्या वाले भी स्टेबल होते हैं, ये भी होते हैं। समझ में आया? क्लियर? तो ये बातें अपन ने देखी। अब इसके बाद की बात अगली क्लास में देखेंगे, इसके बाद की बात अगली क्लास में देखेंगे। तो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आज का ये लेक्चर आपको बहुत बढ़िया लगा होगा, बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। ऐसे ही पूरा चैप्टर लगने वाला, यकीन मानिए। बढ़िया से पढ़िएगा, पूरे लेक्चर को देखिएगा, पूरे चैप्टर को पढ़िएगा, मजा आएगा। थैंक यू, जय हिंद।